नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी ने खास बात की है। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच में फोन पर 35 मिनट तक बात हुई। भारतीयों को वापस लेने को लेकर इस बातचीत के दौरान चर्चा की गई है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का आज 12वां दिन है और इस बीच में पीएम की तरफ से जेलेंस्की से खास बातचीत की गई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर 35 मिनट के करीब ये बातचीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग का निकलेगा हल, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी ने बात की है। 35 मिनट के करीब ये बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान भारतीयों को वहां से निकालने को लेकर चर्चा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों नेताओं के बीच में करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग का हल निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे विश्व की निगाहें इसके ऊपर हैं। लेकिन ऐसे में बीच में भारतीयों को वापस लाने को लेकर चर्चा की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से दोनों नेताओं के बीच में फोन पर करीब 35 मिनट बात हुई है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के 4 शहरों में सीजफायर का ऐलान किया है। ये 4 शहर हैं राजधानी कीव, मारियोपोल, खार्किव और सुमी। इस वजह से इन शहरों में फंसे लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। सुमी में भारतीय छात्र भी फंसे हैं। इस बीच युद्ध अब 12वें दिन में पहुंच चुका है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देशों को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यूरोपीय संघ के नेता चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा करने से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। बता दें कि यूक्रेन के मारियोपोल शहर में स्थिति विकट हो गई है। इस शहर में भोजन, पानी, दवा और लगभग सभी अन्य सप्लाई की किल्लत हो गई है। यहाँ पहले तो रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच में 11 घंटे के संघर्ष विराम के लिए सहमति हुई थी ताकि नागरिकों और घायलों को निकाला जा सकेगा। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूसी हमलों में मानवीय गलियारों को जल्दी से बंद कर दिया गया और शहर में फिर से फायरिंग शुरू हो गई। यूक्रेन के एक अधिकारी ने कहा कि यहां ग्रीन कॉरिडोर बन ही नहीं सकता क्योंकि रूस की फौजें तय करती हैं कि कब गोली चलानी है और कब किस पर गोली चलानी है। तो आपको बता दें 12वां दिन है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का और ऐसे में ये सीज फायर किया गया है। 4 शहरों में ऐलान हुआ है और इस बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में भी बातचीत हुई है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कपिल कागजी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कपिल जी, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। धन्यवाद प्रतीक्षा। बताइए सर, अगर समझना चाहें जिस तरीके से स्थिति वहां पर है, दिन ब दिन स्थिति बिगड़ रही है, भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। अब इस बीच में राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की तरफ से बात की गई है और चर्चा भी की गई है जो भारतीय छात्र हैं उनको लाने को लेकर। किस तरीके से इस पूरी स्थिति को देखेंगे? देखिए 5-6 जी। पहली बात ये है कि देखिए ये युद्ध नहीं है रूस और यूक्रेन का जी। ये एक आक्रमण है रूस का जो बिल्कुल फ्री इंडिपेंडेंट एक मुल्क है, एक देश है यूरोप। तो यूरोप में आग लगी है और इस आग लगाने के लिए दोनों साइडों को हम एक तरीके से दोषी कह सकते हैं। जो अमेरिका और यूरोप है उन्होंने जब सोवियत यूनियन तितर बितर हो गई थी 90 में, उससे उन्होंने उस वक्त उनको वादा किया था कि नेटो का फैलाव नहीं होगा पूर्वी क्षेत्र में, मतलब रूस की तरह।
जी। मगर वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। और जब ही पुतिन साहब वहां के राष्ट्रपति बने तब से कोशिश इनकी रही है कि इस तरह से नेटो एक्सपैंड नहीं करे रूस की तरफ। अगर वो एक्सपैंड होता रहा, 13 मुल्कों को वहां के नेटो में जोड़ा हुआ है। और सन 2021 में पिछले साल उन्होंने फैसला किया था, एक तरीके से निर्णय लिया था अमेरिका और यूरोप ने कि जॉर्जिया और यूक्रेन को भी मिलाया जाएगा। जी। ये पुतिन के लिए रेड लाइन है। और मैं आपके दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्र में तो जायंट इंटेलेक्चुअल जो हैं, किसिंजर है, विलियम पेरी है, रॉबर्ट मैकनमारा है, जेफरी साक्स हैं, तो इतने सालों से वो अमेरिका को कहते रहे हैं कि यहाँ पे बहुत खतरा है, युद्ध हो सकती है, आप यहाँ फैलाइए मत नेटो को। और वही किया गया है। मुझे लगता है नेटो ने, अमेरिका ने, यूरोप ने पुतिन के लिए एक जाल फैला दिया है, एक ट्रैप किया उनको कि आप यहाँ फंसेंगे, जैसे अमेरिका वियतनाम में फंसा था। वो ज़ेलेंस्की को मदद करेंगे हथियारों से, माली तरह से, फाइनेंशियली, और एक तरीके से पुतिन को वहां फंसा दें। अब इस वक्त फैसला जो है, जो निर्णय लेना है, वो पुतिन को निर्णय लेना है। सीज फायर सिर्फ 4 शहरों में नहीं, उनको सीज फायर की जरूरत है जो वो फंसे हुए हैं। जी। माली हालात बहुत खराब होती जा रही है और आंतरिक एक एस्पेक्ट से देखें, पहले से देखें, तो वहां पे भी 4-5 हजार लोगों को वहां गिरफ्तार किया है रूस में, जो कहते हैं अपने लीडरान को कि देखिए आप हमारी ये युद्ध से बचाइए, क्योंकि वहां पे रैशनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सैंक्शन उनको बहुत तरीके से, इतने पहलुओं से वो सैंक्शन उनको नुकसान पहुंचा सकती है। जी। भारत की गलती 2 रही है। एक तो भारत को, अगर हम हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं भारत सारे विश्व में एक लीडिंग पावर है, बड़ा वाला एक शक्तिशाली पावर है, तो उनको मीडिएशन करनी चाहिए। तो क्योंकि दोनों रूस और अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत करीब हैं। अगर इस वक्त भारत अपनी कूटनीतिक शक्ति और ग्रेट पावर होने की हैसियत से इसमें मीडिएशन नहीं करता है, हमारे लिए भी ये युद्ध ठीक नहीं है। अब 2 युद्ध हो रही है। एक तो पुरानी युद्ध है कोल्ड वॉर, जो अमेरिका रशिया में थी, वो जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद वो थोड़ी कमजोर हो गई थी। दूसरी शीत युद्ध है, वो कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अब दोनों इन शीत युद्धों में हम फंस जाएंगे, और हमें नहीं बचाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल यूरेशिया है जो जिसका दक्षिणी क्षेत्र भारत, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन ये है, और क्वाड में जो हमारी मैरीटाइम डायमेंशन है, हम दोनों में फंसेंगे। हालांकि यहाँ इन दोनों क्षेत्रों में हमारी आगे की सुरक्षा और रक्षा, ये दोनों क्षेत्र बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश हमारी तरफ से और विश्व की तरफ से ये होनी चाहिए कि रुक जाए ये युद्ध, इसमें कोई जीतेगा नहीं। जब सिकंदर आए सर देखिए, जिस तरीके से हम रूस की तरफ भी देख रहे हैं, रूस को खुद भी बहुत नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पर। अगर बात की जाए तो कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, रूबल में तेज गिरावट देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं नुकसान वो खुद भी बहुत ज्यादा झेल रहे हैं इस चीज का। नहीं, देखिए, जब आप युद्ध करते हैं तो नुकसान जो भी होगा वो अपनी कैलकुलस में मिला लेते हैं। जब आपको दूसरी विश्व युद्ध हुई थी, आपको याद होगा जी, आपकी तारीख याद करा देगी, कितना रूस को कितना झेलना पड़ा, क्योंकि जर्मनी से वहां उन पे हमला किया गया था, आक्रमण किया गया था। लेनिनग्राड की आपको याद होगा, जो उन्होंने वहां पे सीज किया था लेनिनग्राड को, बहुत नुकसान झेलना पड़ा। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में रूसी मरे, मगर वो अटके रहे।
तो ये कहना कि वो वहां से उनको नुकसान होगा, वो समझते हैं हम नुकसान झेलेंगे, मगर हम अमेरिका और यूरोप को रूस की तरह, रूस के दरवाजे पे वो खटखटा रहे हैं ना। जी। आप देख नहीं रहे हैं, जब वो यूक्रेन में पहुंचते हैं वहां से कोई छोटे रेंज की मिसाइल हो वो तो रूस पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए पुतिन ने पिछले 20 साल से, मैं एक ही बात नहीं एक और चीज कहना चाहता हूँ, 1997 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ था नेटो और रशिया ने कि हम किसी तरह से जो सुरक्षा पे कोई ऐसा इम्पैक्ट हो, जो नकारात्मक इम्पैक्ट हो दोनों ममालिक में या रीजनल स्ट्रक्चर्स में, वो नेटो हो या रूस हो, उसको भी उन्होंने बिल्कुल तितर बितर कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था, जैसे आपने बिल्कुल बिल्कुल उचित बात सुना दी है कि रूस को अगर अर्थव्यवस्था में बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा, जी। नहीं हमें बहुत ज्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो 125 पे पहुंच गए हैं। अब निर्मला सीतारमण कौन सा जादू करेंगी, क्योंकि एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही बुरी हाल में है, जो कुछ भी सरकार कह रही है, बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा है, उस पे अब इन्फ्लेशन है। तो जो आम आदमी, आप और जैसा, हमारे भाव तो हमारी कमर तोड़ बात हो रही है। तो मुझे लगता है जब तक हम भारतीय सरकार एक तरीके से कूटनीतिक को आगे नहीं बढ़ाती और इस किसी तरह से इस युद्ध को रुका दें, एश्योरेंस दिए जाएं पुतिन को कि नेटो एक्सपेंशन नहीं होगा, तो जो वहां पे सरकार होगी, न्यूट्रल सरकार होगी, उसमें जेलेंस्की की भी बहुत ही एक तरीके से भूमिका है, और वहां पे नए चुनाव हो, नए सरकार आए, तो वही तरीका है। नहीं तो ये बिगड़ती हुई बात है, जैसे आपके ही अल्फाज हैं जी। हालात बिगड़ रहे हैं, ये और बिगड़ेंगे, हालात के नहीं रहेंगे, ये तो टेम्परेरी सीज़फायर क्योंकि असर तो हम पर भी सीधे सीधे आ रहा है। जैसे आपने क्रूड ऑयल की बात की, क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, वहां पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता सबके लिए यहाँ पर है, अगर युद्ध नहीं रुकता है तो। प्रतीक्षा सिर्फ ये सेंसेक्स की बात ही नहीं है, हम खान पीन की बात है। क्रूड ऑयल ही नहीं, सनफ्लावर ऑयल जो है, सारा हमारा जो डिमांड है, मेरे ख्याल में 75% तो यूक्रेन देता है हमें। जी। तो आप घर में खाना नहीं बना पाएंगे, आपको करना पड़ेगा। तो जो खाने के तेल हम इस्तेमाल करते हैं हमारे किचनों में, उस पर असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी चुनौती है हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, और इस चुनौती को एक तरीके से सामना करने के लिए सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है वो कूटनीतिक की बात है। जी। अभी भी मौका है भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को आगे बढ़ना है, एक मीडिएशन करनी है। दो चीजें होंगी, एक तो इसका जो बुरा असर हमारी सरकार और हमारी सोसाइटी, हमारे आम नागरिक पर पड़ेगा, वो कम होगा, और उससे ज्यादा भारत एक तरीके से सारे आलम को, सारे विश्व को दिखाएगा कि देखिए हम लीडिंग पावर है, हमने इस जंग को रोका, क्योंकि हमारे जो दो सहयोगी देश हैं और अमेरिका, हमने उन दोनों के बीच मीडिएशन की है और इस जंग को रोका है। तो ये एक रास्ता है जो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके दर्शक हैं, उनके साथ शेयर करना। जी, बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छे से इस पूरे मसले को लेकर समझाया कि किस तरीके से आज के वक्त में भारत का मीडिएशन बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो पूरे विश्व पे कितना असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।
वहीं रूस ने यूक्रेन के विनितिसिया एयरपोर्ट पर भीषण हमला किया। इस एयरपोर्ट पर रूसी मिसाइलों ने कहर बरपा दिया। इस हमले में पूरा एयरपोर्ट ढह गया, एयरपोर्ट पर आग लग गई और इसे बुझाने की कोशिशें की गई। बता दें कि युद्ध का 12वां दिन है रूस और यूक्रेन के पर जब से हमला बोला गया है उस हमले को अब रूस ने यूक्रेन पर हमले को तेज कर दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू होने को लेकर अब तक 38 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। ये दावा यूक्रेन के पार्लियामेंट के मानव अधिकार कमिश्नर की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने एक रूसी लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। खार्किव क्षेत्र के रक्षा मुख्यालय ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव के ऊपर रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेन की सेना के अनुसार रूसी पायलट के पास विमान से निकलने का समय नहीं था और आसमान से गिरते ही धरती पर टकराकर उसकी मौत हो गई। ये विमान कुलिनिचीव के पास गिरा था। एक दूसरे घटनाक्रम में यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि माइकोलाइव क्षेत्र में यूक्रेन की तरफ से रूसी लड़ाकू वाहन को जब्त कर लिया गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के पेराटुपुर भागने में जो है सफल रहे। आपको बता दें 12वां दिन है और ऐसे में स्थिति वहां पर लगातार बिगड़ रही है, लेकिन जो भीषण हमले हैं वो जारी हैं। इस बीच में बच्चों के मरने की जो बात यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि जब इस तरीके से युद्ध होता है, आक्रमण होता है, सबसे ज़्यादा जो भुगत रहा है वो देश का भविष्य होता है, युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सब जो आम जनता है वो झेल रही होती है। और ऐसा ही कुछ अब यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। वहीं यूक्रेन से निकाले गए 160 भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची। उधर बुडापेस्ट में मौजूद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एक भी जो और छात्रों को लाने को लेकर हंगरी के लिए 4 बसें जो हैं सीमा पार के पोल्टावा भेजी जा रही हैं। वहीं आज 7 उड़ानें 1200 भारतीय नागरिकों को ला रही हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए बुडापेस्ट में मौजूद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 50-50 की क्षमता वाली 4 बसें छात्रों को सीमा पार से हंगरी ले जाने के लिए पोल्टावा जा रही हैं। उन्होंने कहा पोल्टावा में अन्य छात्रों के लिए भी लॉजिस्टिक समेत भोजन और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि आज 7 उड़ानें 1200 भारतीयों को नागरिकों को लेकर आ रही हैं। उनकी वतन वापसी हो रही है। हंगरी की राजधानी से फ्लाइट दिल्ली पहुंची और इस दौरान जो 160 जो लोग हैं वो वतन वापस पहुंचे हैं। पाकिस्तान को पश्चिमी देशों के राजनयिकों की तरफ से एक पत्र लिखकर लिखा गया है कि वो यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करें। जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों का गुलाम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत ने कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया था तब इन देशों ने भारत पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों का गुलाम नहीं जो उनके कहा माने। पिछले हफ्ते पाकिस्तान स्थित पश्चिमी देशों के दूतावासों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए पाकिस्तान में आग्रह किया था। इसके बाद इमरान खान ने भारत का जिक्र करते हुए कड़े शब्दों में उनको आग्रह का जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा कि जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया तब किसी पश्चिमी देश ने भारत के से अपने संबंध क्यों नहीं तोड़े। पाकिस्तान स्थित यूरोपीय संघ के सदस्य देशों सहित 22 राजनयिक मिशनों के प्रमुखों ने 1 मार्च को संयुक्त रूप से पाकिस्तान को एक पत्र लिखा था। पत्र में पाकिस्तान से यूक्रेन में रूस हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया गया था। पत्र को सार्वजनिक रूप से जारी भी कर दिया गया था, जो कि आमतौर पर नहीं किया जाता। इससे नाराज इमरान खान ने एक राजनीतिक रैली में कहा कि हम पश्चिमी देशों के गुलाम नहीं। उन्होंने कहा मैं यूरोपीय संघ के राजदूतों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने भारत को भी ऐसा ही पत्र लिखा है। इमरान खान की तरफ से उठाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यूरोपीय देशों की तरफ से जो है पत्र लिखा गया है और रूसी हमले को लेकर निंदा करने की बात कही गई है और ऐसे में इमरान खान भड़क गए। इमरान साहब की तरफ से सवाल उठाए गए कि क्या भारत को भी ऐसा ही पत्र लिखा गया है।
वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया भर में शेयर बाजारों में भारी गिरावट का दौर जारी है। भारतीय बाजार भी बिकवाली के इस ट्रेंड से अछूते नहीं हैं और लगातार नुकसान का सामना कर रहे हैं। इस सप्ताह के पहले दिन जैसे ही बाजार ओपन हुआ, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी एक और बड़ी गिरावट की ओर बढ़ने लगे। टाटा मोटर्स के शेयर आज 400 रुपए से नीचे खुले और करीब 5.5% की गिरावट के साथ 395 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। प्री ओपन से ही लग रहा था कि आज फिर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स 1100 अंक से कुछ ज्यादा गिरा। जैसे ही बाजार ओपन हुआ, ये 1200 अंक से ज्यादा की गिरावट पर चला गया। कुछ ही मिनटों में इसकी गिरावट करीब 1450 अंक तक की हो गई। आपको बता दें, बाद में इसने मामूली रिकवरी की। सुबह के 9:20 पर सेंसेक्स करीब 1375 अंक गिरकर 53,000 अंक से भी नीचे आ चुका था। इसी की तरह से एनएसई निफ्टी करीब 400 अंक गिरकर 15,850 अंक के आसपास ट्रेड कर रहा था। इससे पहले पिछले सप्ताह के अंतिम दिन की शुक्रवार की बात की जाए तो घरेलू बाजार में गिरावट रही थी। शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 769 अंक यानी कि 1.4% गिरकर 54,333 अंक पर रहा था। निफ्टी भी 1.53% गिरकर 16,245 अंक पर बंद हुआ था। गुरुवार को दिन का कारोबार खत्म होने के बाद सेंसेक्स 366.22 अंक यानी कि 0.66% के नुकसान पर रहा और 55,102.68 अंक पर बंद हुआ था। एनएसई का निफ्टी भी 107.90 अंक पर गिरकर 16,498.05 अंक पर बंद हुआ था। बुधवार को भी बाजार में गिरावट देखने को मिली थी और आज इस गिरावट में का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। सेंसेक्स में 1700 अंकों की गिरावट आज दर्ज की गई है। करीब 120 दिन के ब्रेक के बाद अब आम लोगों को एक बार फिर कभी भी झटका लग सकता है। एक और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल 14 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया तो दूसरी ओर 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का आज अंतिम पड़ाव आ चुका है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखते हुए इस बात की आशंका है कि सरकारी तेल कंपनियां डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ाने की शुरुआत अब किसी भी समय कर सकती हैं। पिछले साल नवंबर में देश के कई राज्यों में डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा ऊपर निकल गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक्साइज घटाकर लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दी थी। उसके बाद से अभी तक डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए। बाद में राज्य सरकारों ने वेट घटाया तो इनके दाम में कमी आई। जब नवंबर में केंद्र सरकार ने एक्साइज में कटौती की थी तब क्रूड ऑयल $82 प्रति बैरल के आसपास था। क्रूड ऑयल ग्लोबल मार्केट में अभी 2008 के बाद उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड रविवार को कारोबार में $11.67 यानी कि करीब 10% चढ़कर $129.78 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरीके से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $10.83 यानी कि 9.4% उछलकर $126.51 प्रति बैरल पर जा पहुंचा। ये क्रूड ऑयल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों के लिए जुलाई 2018 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। नवंबर से तुलना करें तो अभी क्रूड ऑयल 58% से ज्यादा ऊपर निकल चुका है और इसका सीधा सीधा असर भारत में हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग का असर दुनिया भर में दिखने लगा है। भारत की बात करें तो उसका असर यहां भी होने लगा है। इसको लेकर डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 81 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए 77 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की तरफ से रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की खबरों पर कच्चे तेल के ताजा उछाल के बाद रुपया सोमवार को लगभग 77 रुपए डॉलर प्रति डॉलर हो गया है और के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये लगातार चौथा सत्र है जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। बता दें कि घरेलू करेंसी मार्केट में रुपए 6.96 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है।
तो विनाशकारी युद्ध की वजह से कितना असर देश और दुनिया पर हो रहा है, तमाम अपडेट हमने इस बुलेटिन में आपको बताई। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।